शाम तक अभी एनर्जी लेवल आपका थोड़ा सा मुझे डाउन देता है। फिर से मैं अपने आप को एक बार मौका देना चाहूंगा। नमस्कार छत्तीसगढ़, नमस्कार इंडिया। अब मुझे लग रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूं। सबसे पहले आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वागत के लिए, आपकी तालियों के लिए, आपके जोश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों ने इतनी गर्म जोशी से जो हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आप सभी को। धन्यवाद। आज हम आपके साथ में जो कुछ भी बातचीत करने वाले हैं, एक तरीके से ड्यूल सॉन्ग रहेगा। कुछ मैं बोलूंगा, कुछ मैडम बोलेंगे। कैसा रहेगा? किशोर कुमार और लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, बढ़िया मजा आएगा। लेकिन यहाँ आने के पहले मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, क्या आपके साथ में शेयर करूंगा। मैंने अपना लैपटॉप भी यहाँ पर मंगा करके रख लिया था कि मैं अपनी स्लाइड शो करूं या अपनी कुछ कहानी आपके साथ शेयर करूं। कहां से शुरू करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सच बताऊं तो मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूं, बहुत सारे ग्रुप्स को मैं लीड कर रहा हूं। हर शहर में जब जाता हूं तो बहुत सारा क्राउड होता है, बहुत सारी ऑडियंस होती है, लेकिन सच बता रहा हूं ऐसी ऑडियंस कहीं नहीं मिलती है। शायद आपके लीडर्स ने कुछ हम लोगों को सबसे लास्ट में स्ट्रेटेजिकली सबसे लास्ट में हमें यहाँ बुलाया। सबसे खराब परफॉर्मेंस जिसका होता है उसको मौका कम दिया जाता है सबसे लास्ट में, कि भाई सारे सिंगर आएंगे, बढ़िया बढ़िया गाना करेंगे, और जब गाने वाली बारी रहेगी तो किसी को कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, धीरे से लोग पीछे से घिसक जाएंगे। सही है ना? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। आप लोगों को ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बल्कि आप लोगों को कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम जाते हैं तो लास्ट का जो प्रोग्राम होता है, कई बार कुछ ऐसा मोनोटोनस हो जाता है कि लास्ट से भी धीरे धीरे जाना शुरू हो जाते हैं लोग, और फिर ऐसा कुछ होता है कि एंकर को बुलाना पड़ता है कि भाई अभी बैठो। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपने गेस्ट को जिस तरीके से हाथों हाथ लेते हो, जिस तरीके से आप यहाँ पर पेशेंस के साथ में बैठे हुए, वास्तव में मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को। मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। यहाँ पर मैंने देखा कि हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एंकर होता है जो अपनी एंकरिंग से लोगों में जोश भरता है, लोगों को एंगेज करके रखता है। आपके पास में इतनी बढ़िया एंकर है, मैं चाहूंगा कि उनके लिए ताली बजाएं। उन्होंने एंगेज करके रखा, आप लोगों को हमेशा एक एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखा। और मैंने पहली बार देखा कि एक एंकर जो है सुबह कोई दूसरी ड्रेस में थी और शाम होते होते दूसरी ड्रेस में। बहुत बढ़िया। मैं देख रहा था कि डांस ग्रुप भी बहुत बढ़िया अच्छे उसने परफॉर्मेंस दिए, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस लगा वो यहाँ का छत्तीसगढ़ का जो एक डांस था, बहुत छत्तीसगढ़िया सच में। दूसरा मैं देख रहा था कि आपकी एंकर आपको बार बार मोटिवेट कर रही थी कि आप लोग डांस करें, और मैं देखता था ये पूरा स्टेज हिलता हुआ दिखाई देता था। मुझे लगता था कि पता नहीं मेरे आते तक ये स्टेज बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट है, स्टेज बहुत अच्छा बनाया है, मजबूत स्टेज बनाया है, बहुत शानदार। बाकी मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा
यहाँ जितने भी फ्रंट लाइन लीडर्स बैठे हुए हैं, ये जब स्टेज पे आते हैं तो मुझे लगता है कि ये लीडर नहीं है, ये शेर के रूप में बात करते हैं। ऐसा लगता है, ऐसे दहाड़ते हैं कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत दिल से बात करते हैं। और ऐसे लीडर की जब आपके पास हैं तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। बहुत शानदार लीडरशिप आपके पास में है। दूसरा, हम लोग कई जगह जाते हैं तो हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ लेडीज किसी भी इवेंट में उतना नहीं होता है जितना मैं यहाँ देख रहा हूँ। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। मैं सभी लेडीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, प्लीज एक बार अपने साथ खड़े हो जाए। महिलाएं जो भी आज यहाँ पर इस हॉल में है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको कि अपने अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाए। और अब मैं सभी लोगों से ताली रिक्वेस्ट करूंगा, एक शानदार ताली अभी तक की मैं ये देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं बहुत आगे हैं और किसी शहरों से यदि मैं तुलना करूंगा तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन, आप लोगों का इंटरेस्ट लेकर के इस बिजनेस में इस मुकाम को हासिल करना, क्योंकि मैं स्टेज पर देख रहा था लगातार कि करीब करीब इक्वल पार्टिसिपेशन था आपका। जितने जेंट्स थे करीब करीब उतनी ही महिलाएं भी यहाँ पर थी, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ऐसा आश्चर्य में सिर्फ छत्तीसगढ़ में देख रहा हूँ, ऐसा और जगह देखने नहीं मिलता है। देखिए, आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने रिकॉग्निशन ली है। आज सम्मान देने का दिन है। आप लोगों ने जो मेहनत की है उस मेहनत को सलाम करने का दिन है। तो मैं जितने भी अचीवर्स हैं, ब्रॉन्ज से लेकर के डायमंड लेवल तक के जितने भी अचीवर्स हैं, मैं आप लोगों को तालियों से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जिस लेवल पर हैं, नेक्स्ट जो भी फंक्शन होगा आप नए लेवल पर बढ़िया कमिटमेंट के साथ में काम करके एक नए लेवल पर अचीव करेंगे। दूसरा, मैं अभी थोड़ी देर पहले राम प्रसाद जी को सुन रहा था। राम प्रसाद जी ने जब बोलना शुरू किया और अपनी शेयरिंग शुरू करी तो वास्तव में बहुत ही इमोशनल में वहां हो रहा था बैठे बैठे कि एक इंसान जब ठान लेता है तो उसके लिए मुश्किलें बहुत छोटी हो जाती है। और वही सब चीजें वो जब बता रहे थे तो उन्होंने जो कमिटमेंट दिखाया और जो अचीवमेंट लिया, वास्तव में एक इंसान जब डायमंड बनता है तो कई लोगों की जिंदगियों को बदल देता है। इसलिए बदल देता है कि वो अपनी मेहनत से, अपनी कमिटमेंट से, अपने जज्बे से उस मुकाम को हासिल करता है और दूसरे लोगों को इंस्पायर करता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो राम प्रसाद जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में तो बहुत कुछ बताया कि छोड़ के आ गए थे, लेकिन अभी क्या सोचती है मैं चाहता था कि उन्होंने बताएंगे मैं बढ़ता रहेगा। तो मैडम को जरूर आना चाहिए था स्टेज पे, अभी नहीं आना है कोई बात नहीं, वहीं से बैठे बैठे को शेयरिंग करूंगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, लीजिए माइक लीजिए मैडम। नमस्कार। शेख साहब की बदौलत आज सब कुछ बढ़िया है। ऐसा तो नहीं हमने आगे आंखें दिखा दी हो तो फिर चलो बहुत बढ़िया है। आपने वास्तव में सैल्यूट तो आपको जाना चाहिए। इसी वजह से आज राम प्रसाद जी मतलब ये समझ लो कि आज इस लेवल पर है, तो आपके लिए, मैडम के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। और इस पूरी कहानी में जो एक हीरो है वो शायद अभी मिस है। अगली बार जब कभी रहेगा तो आप अपने ससुर को जरूर बुलाइएगा, ठीक है? तो हाँ, अच्छा एक्सपायर हो गए तो कुछ मेरे को बताया नहीं, मतलब आपने अपनी स्टोरी में शेयर नहीं किया। और आपके पिताजी
उनको भी आना चाहिए था आज तो, वो देख के बढ़िया खुश होते आज। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा, आप जब शेयर कर रहे थे कि आप घने जंगलों में रहते हैं और मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, जो कि डेंस पॉपुलेटेड है, मतलब हम कहीं भी निकलेंगे तो 2-4 लोगों से जब तक टकराएंगे नहीं ना, तब तक हमारा दिन पूरा नहीं होता है। और आप ऐसे घने जंगल में रहते हैं जहाँ पे इंसान नहीं देखते हैं, लेकिन आपसे दोस्ती हुई है तो एक बार जरूर हम अपने फैमिली के साथ आपके गांव जरूर आएंगे। दोस्तों, आज मुझे नहीं लगता कि कुछ सिखाने की जरूरत है। आपके सारे लीडर्स जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से इस बिजनेस के बारे में, सक्सेस के बारे में जो शेयरिंग करी है, उसी में कहीं ना कहीं सारे मैसेजेस छुपे पड़े हुए हैं। हम भी जब यहाँ पर आए स्टेज पर, तो हमने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम अपने पुराने कुछ बीते हुए दिन के बारे में, को एक अच्छे दिखते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो कंपनी ने हमको बुला करके कि जैन साहब बढ़िया आप बोलते हो, बढ़िया दिखते हो, एक काम करो, आपको 1 लाख लोगों का नेटवर्क ऐसे दे देते, इसको बनाओ और आगे काम करो। ऐसा दिया क्या? ऐसा किसी को नहीं मिलता है, हमें भी नहीं मिला था। हमने इस बिजनेस को जब शुरू किया तो 0 से शुरू किया, और 0 से ही शुरू करना पड़ता है। हेलो, 0 से ही शुरू करना पड़ता है, लेकिन 0 से शुरू करके कैसे हीरो बनना है, उस बीच की जो भी चीजें हैं, वो थोड़े से चैलेंजेस हैं, उसको यदि आप समझ लेते हो तो बहुत आसानी से इस बिजनेस में अच्छी पोजीशन को आप हासिल कर सकते हो। अब हम अपनी स्टोरी कहां से शुरू करें? वर्षा मैडम के पहले से शुरू करूं या वर्षा मैडम मेरी जिंदगी में आई उसके बाद से शुरू करूं? ये भी मतलब हमको विचार करना था कि भाई कहां से शुरू करें। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा पूरा एजुकेशन छत्तीसगढ़ में हुआ, यहीं पर हुआ। सबसे पहली बात, मेरे फादर स्टेट बैंक में एज एन ऑफिसर जॉब किया करते थे, और जॉब करते करते उनका ट्रांसफर कई जगह हुआ, कई जगह हमको अपनी एजुकेशन लेनी रही, लेकिन उनका लास्ट में एक बार जो ट्रांसफर हुआ था वो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ में जब मैंने होस्ट संभाला था, मैं बहुत छोटा था, तो मैंने 8th तक की जो एजुकेशन ली थी रायगढ़ नटवर हाई स्कूल में ली थी। रायगढ़ से कोई है यहाँ पर? आप है नटवर हाई स्कूल है? वहां से मैंने अपना एजुकेशन लिया, बहुत ही एवरेज स्कूल आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेरे डैडी का ट्रांसफर जो हो गया वो आगे और थोड़ा सा इंटीरियर में जशपुर नगर में हो गया। जशपुर नगर कोई है जशपुर से? मेरे ख्याल से आज नहीं है, लेकिन पिछली मीटिंग में मैं जब आया था तो काफी सारे लोग जशपुर से उस समय इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मेरी एजुकेशन जशपुर में हुई है, पूरा मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। लेकिन उस समय जब मैं पढ़ रहा था तो आप थोड़ी सी कल्पना करो कि आज से करीब 35 साल पहले, 40 साल पहले वो एरिया कैसा रहा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी बैकवर्ड माना जाता है। और उस समय की यदि आप बात करोगे तो मेरी पूरी एजुकेशन ट्राइबल्स के साथ में हुई है, जो हमारे आदिवासी भाई बहन थे उनके साथ में हुई थी मेरी। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में भी मेरे पास में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बाहर जाकर के लोगों का सामना कर सकूं और लोगों से मैं बातचीत कर सकूं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे पास में कुछ भी नहीं थी। बस किसी भी तरीके से पास आउट करने के बाद फिर मेरे डैडी का ट्रांसफर जबलपुर हो गया। लेकिन कोई एक सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद, कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद कोई बहुत अच्छी तो आपको जॉब मिल नहीं सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ में भी वही चैलेंज था, क्या करें कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसी समय एक एडवर्टाइजमेंट आया था, वो था कंप्यूटर एक डिप्लोमा कोर्स के लिए। उस समय कंप्यूटर जब इंडिया में आया था, करीब करीब आप समझो कि 85-86 की बात है, जब कंप्यूटर इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। तो एक नई चीज आती है तो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, अपना अपना करियर ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी देखा तो अपने पिताजी से जिद करी कि मैं यदि ये कर लूँगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। पिताजी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो। उनका सपोर्ट मिला, मैंने पूरा एजुकेशन कंप्यूटर्स में कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद में फिर वो एक पोजीशन थी कि अभी करूँ तो क्या करूँ।
मुझे कुछ भी कहीं जॉब नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब जॉब वाले लोगों के साथ में एक बड़ा चैलेंज होता है कि जब किसी से जॉब मांगने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। अब एक्सपीरियंस रहेगा तब जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तब तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कई दिन मेरे ऐसे ही निकल गए, लेकिन लास्ट में जाकर के मेरे पिताजी ने मेरे को सलाह दी कि अभी तुम कमाई की छोड़ दो, अभी तो कहीं भी जॉब जो भी मिलता है अपना करना शुरू करो और एक्सपीरियंस लेना शुरू करो। और ये सोच के मैं जबलपुर से शिफ्ट हो गया भोपाल। भोपाल में मुझे 1200 रुपये मिला करते थे। मैं किसी भी तरीके से काम करता था, जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम करता था वहाँ सीखा मैंने बहुत कुछ। सारी जिम्मेदारी मेरी थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके डेटा प्रोसेसिंग से लेके वहाँ पर लोगों को स्टूडेंट को एजुकेशन देने से लेके सारी चीज़ें मैं ही करता था। कुछ दिनों के बाद में फीलिंग आ गई थी कि काम मैं करता हूँ लेकिन फायदा कौन लेता है? जो मेरा ओनर है या जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम करता हूँ। मुझे ये फीलिंग आने लगी थी कि यार मैं खुद अपना बिजनेस कर लूँगा तो बढ़िया होगा, लेकिन अब बिजनेस करना है तो फादर मेरे जॉब में थे, उतना इन्वेस्टमेंट वो कर नहीं सकते थे और उस समय किसी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए कम से कम 5-7 लाख रुपए की जरूरत थी। लेकिन मैंने कैसे भी करके, अब चूंकि पिताजी बैंक में थे तो उनको ये तो पता था कि लोन कैसे लिया जाता है, तो सारी तिगड़मबाजी करके कुछ भी करके लोन लेके मैंने अपना इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया। और तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब तो जिंदगी बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, सेट हो जाएगी और जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, एक्सपेंशन करना शुरू किया, तो मुझे क्योंकि बिजनेस करना आता नहीं था, हमारे फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं था, कोशिश करते रहे। लेकिन जिंदगी के करीब करीब मैंने स्टार्ट किया था 88 में अपना कंप्यूटर सेंटर और मेरी शादी हुई थी 92 में। करीब करीब हमने 8-10 साल कैसे निकाल दिया हमें पता नहीं चला। कितने साल हो गए? 88 से 92, 4 साल हो गए। ठीक है, 4 साल जिंदगी के निकल गए थे, लेकिन 4 साल में थोड़ा सा रिवर्स गेयरिंग था। मेरे पास बैंक के नोटिस आने लगे थे क्योंकि मैं टाइम से इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा था। जो लोन मैंने करीब करीब 2,65,000 रुपए का लिया था वो बढ़ के करीब करीब 7 लाख रुपए हो गया। प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई? प्रोग्रेस हुई, लेकिन निगेटिव प्रोग्रेस हुई। मतलब इतना ज्यादा टेंशन रहता था, समझ में नहीं आता था, नींद नहीं आती थी। और उस समय यदि आप देखोगे तो यदि वैल्यूएशन करोगे तो उस समय वो करेंसी जो थी या जो लोन था वो उस समय बहुत पहाड़ जैसा लगता था, मुझे पहाड़ जैसा लगता था। और उसी समय शादी की बात आ गई क्योंकि मेरे दादाजी जेब पकड़ लिए थे, तुमको तो करना ही पड़ेगा। और मैं मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार ही नहीं था कि मैं शादी करूंगा। लेकिन हमारे जीवन में कुछ चेंज आया, शादी करी मैंने, करनी पड़ी और शादी हो गई और वर्षा मैडम हमारे जीवन में आ गई। उसके बाद आने के बाद क्या था ये तो वर्षा मैडम से ज्यादा कोई और नहीं बता सकता है। हमारा क्या हुलिया था, हम किस तरह से रहते थे, क्या चलता था, सारी चीजें ये बताएगी। अच्छा जी, क्यों बता रहे हैं हम आपके साथ में? मेरा ऐसा मानना है कि इस बिजनेस में आप तभी तक टिक सकते हो जब तक आपको विश्वास है कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। और जब कामयाबी की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति कामयाब हो चुका है उसके पास कुछ स्पेशल स्किल्स होंगी, उसके पास कुछ स्पेशल टैलेंट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है जो हमारे पास नहीं है, उनके पास है। तो ये चीज आगे जब बताएगी तो आपको शायद रिलेट करोगे आप कि ये वही लोग हैं जो हम हैं। और यदि ये कुछ हम टच कर पाए और आप फील कर पाए कि हम जैसा व्यक्ति भी जब इस लेवल पर पहुंच सकता है तो आप निश्चित तौर पर पहुंच सकते हो। वर्षा मैडम को बताएंगे तो वर्षा जी, अभी आप कमान संभालो और बताओ कि आने के बाद क्या देखा, क्या फील किया और क्या चांद सितारे जो कल्पना की थी वो सब मिले होंगे। यस, शादी के बाद मेरी क्या स्थिति हुई वो तो मैं बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं यहाँ इतनी सारी महिलाओं को देख रही हूँ छत्तीसगढ़ जैसे बैकवर्ड इलाके से। आज मैं यहाँ जो तरक्की देख रही हूँ, मैं भी बहुत पहले से छत्तीसगढ़ आती रही, अभी जो देख रही हूँ वो देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर मेरी ऐसी रूबी मैडम से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा बहुत सारी लेडीज आई हैं, तो बोले मैडम बहुत सारी तो है ही, साथ में खूबी की बात ये है कि वो मतलब
मेंस से ज़्यादा अच्छा काम लेडीज कर रही हैं यहाँ पे, तो बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। तो मुझे बड़ा मतलब गर्व महसूस हुआ कि यहाँ छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति को प्रणाम किया जाए। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप ऐसे बिजनेस में हैं, शेख साहब जैसे बिजनेस में हैं और आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप जरूर सब बहुत तरक्की करेंगी, बहुत उन्नति प्रगति करेंगी, डायमंड बनेंगी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। जैसे संजय जी ने बताया कि शादी के पहले उनकी क्या स्थिति थी और शादी होने के बाद कैसा रहा हमारी शुरुआत, तो और हमने कैसे कैसे इस सफर को पड़ाव को पार किया और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब मैं शादी होकर आई तो मेरे भी कुछ अपने सपने थे और जब शादी की बात चली तो मेरा ऐसा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी और मेरे फादर का कपड़े का व्यवसाय था, हमारे घर में सिर्फ बिजनेस था। और जहाँ मेरी बात चल रही थी संजय जी के यहाँ, तो वहाँ पे सब पढ़े लिखे और जॉब क्लास फैमिली थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो हम अच्छी फैमिली में, बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली में जा रहे हैं। संजय जी का उस समय नया नया कंप्यूटर का काम था, बड़े आधुनिक हैं। ससुर जी बैंक वाले हैं, तो संजय जी कंप्यूटर वाले हैं। मुझे तो कंप्यूटर भी नहीं मालूम था क्या होता उस समय। मैं इंस्टीट्यूट में अपनी फ्रेंड के साथ कंप्यूटर देखने गई थी कि कंप्यूटर होता क्या है। सोचिए उस जमाने से हम क्या क्या सोचते थे। और फिर जब मैं शादी की बात चली, लोग देखने आए, मैंने तो देखते ही पसंद कर लिया था, पता नहीं मुझे। संजय जी इतने अच्छे लगे कि मैंने बाकी सब चीज देखने कुछ देखा नहीं, सिर्फ ये देखा था कि हाँ बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। मुझे लगा जीवन में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया तुमने। मुझे भी ऐसा डाउट फील होता है कि मेरा डिसीजन बहुत सही था। तो बस ऐसे ही हमारी शादी हो गई। शादी होकर हम आ गए और शुरू में तो सब अच्छा ही रहता है, कहीं भी हो ससुराल में नई नई बहू का अच्छा स्वागत, अच्छे से रहन सहन, कोई बातें पता नहीं पड़ती हैं। धीरे धीरे मालूम पड़ा कि भाई कुछ परेशानियां आ गई। संजय जी को देखती थी मैं, इतनी मेहनत करते थे, दिन रात उन्हें काम की धुन सवार रहती थी। सारे दिन सॉफ्टवेयर बनाना, कंप्यूटर सेंटर जाना, सबको पढ़ाना, ट्रेनिंग देना, मतलब इतना जुनून था उनका काम करने का। मैं सोचती थी शायद इसी के कारण टाइम नहीं मिलता है, बड़े मुझे से रहते शांत, तो इतने थक जाते हैं ना, शायद इसीलिए ऐसे शांत रहते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ा, जब कुछ पूछा तो बताया नहीं। 2-4-6 महीने निकल गए, धीरे धीरे से हम भी फैमिलियर हो गए। परिस्थिति सामने आई, जब कोई मांगने आया तब पता पड़ा भाई क्या बात है, मांगने कैसे आ गया कोई। तो धीरे धीरे अंदर की बातें मालूम पड़ती हैं, मुझे भी मालूम पड़ा। फिर मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि भाई थोड़ा कर्जा भी है, इतना जो कमाते हैं, जो दिखता है ऊपर बहुत अच्छा, इतनी फीस आती है कंप्यूटर सेंटर से, वो तो सब चले जाती है, वो तो बांटने में ही चल जाती है, हाथ लाई कुछ ज़्यादा नहीं बचता है। अभी तो फैमिली शुरू हुई है, जीवन शुरू हुआ है, अभी तक तो माता पिता है, सब साथ में है, तो इतना कुछ मालूम नहीं पड़ा। जैसे ही वो उनका रिटायरमेंट आया, वो चले गए, उसके बाद स्थिति समझ में आई कि भाई क्या हो रहा है, अभी ऐसे कैसे काम चलेगा। हम दोनों एक दूसरे की बातों को बहुत समझते थे, मेरे को भी पूरा मान सम्मान देते थे, मेरी बातें सुनते थे। हम बस मेरे से यही बोलते थे कि है ना, तू मेरा साथ देना सब काम में, तू मेरे साथ रहना तो हम दोनों सब कुछ कर लेंगे। और मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तो हम दोनों मिलकर उस सपनों को पूरा करेंगे। मैं तेरे को सारे सुख दूंगा, बस तू मेरे साथ रहना। मैं जो बोलूं, हम दोनों मिलकर डिसीजन लेते थे। हम लोगों ने बोला चलो मैं भी आपके पूरे काम में साथ दूंगी, हम दोनों से जो कुछ बन सका हम लोगों ने मिलकर करेंगे हम सब कुछ। मैं भी कुछ काम करती थी,
साथ में कि चलो हम अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, तो मुझे जो भी काम आते थे, जैसा हम लोगों ने सर्फ बनाना शुरू किया, सर भी साथ देते थे, थोक में थोड़ा सर्फ बनाते थे, फिर उसी को मैं सेल करने के लिए चली जाती थी। और सर भी बहुत सारे कुछ ऐसे बोले, अपनी छोटी अपना घरेलू स्तर पे हम लोगों ने पेन बनाना शुरू किया और साथ में फिनाइल का काम शुरू किया, लेकिन किसी भी काम में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। अभी इस बीच में क्या हुआ कि भाई बच्चे भी हो गए, 2 बच्चे भी हो गए, बच्चों की जिम्मेदारी जब आती है तो फिर उनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आप बाहर जाएंगे और मैं बच्चों को भी देखूंगी, साथ में सब करूंगी, लेकिन स्थिति तो ऐसी नहीं थी। इस बीच में संजय जी को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई इसी तरह की एक कंपनी की, और उन्होंने उसमें काम करना शुरू किया। मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की किसी कंपनी में मैंने 3 साल काम किया, और 3 साल जब काम किया तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लेवल मैंने अचीव कर लिया था। लेकिन इसी बीच में जब कंपैरिजन करना शुरू किया तो नेटवर्क तो था मेरे पास में, लोग भी थे, बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसका एजुकेशन जो सिस्टम था वो मेरे को बहुत पसंद था। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, दोनों ने मिलकर के काम किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि फिर हमें उसको ड्रॉप करना पड़ा, तो परिस्थिति ऐसी बनी। लेकिन अचानक फिर हमारे जीवन में सिर्फ शॉप के रूप में एक अपॉर्चुनिटी आई। ये बात है सन 2001 की। 2001 जून में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, और जब अपॉर्चुनिटी मिली तो हमें 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा, हमने तुरंत डिसीजन लिया और इसे करना शुरू कर दिया। जब शुरू किया तो जो इनिशियल चैलेंजेस आते हैं वो सारे चैलेंजेस आए, और इनिशियल जो चैलेंजेस आए थे उसमें मैं आपको बता दूं कि एक पोलियो वाला चैलेंज इस बिजनेस में बहुत बड़ा होता है। पोलियो का चैलेंज पता है आपको? पोलियो का चैलेंज ये होता है कि आप जब काम करते हो तो आपकी एक लेग तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन दूसरी लेग चलती नहीं है, उसको बोलते हैं पोलियो। और ऐसे ही कुछ मेरे साथ में हो रहा था कि मैंने जब अपने इनपुट डालना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, रिजल्ट लगातार आते चले गए, लेकिन किस लेग में आए? एक लेग में आते चले गए। लेकिन एक लेग में काम करोगे आपको क्या पैसा आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन मैंने जो भी स्किल सीखी थी, अभी जिस जुनून के साथ में अभी आपने राम प्रसाद जी को सुना, इसी जुनून के साथ में हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो काम करते हैं। आप ये समझ लो कि राम प्रसाद जी का जो जुनून था उसी लेवल के जुनून से मैंने काम करना शुरू किया। और जब करता था मैं, ना तो मेरे को सोने की फुर्सत रहती थी, ना सोने का ध्यान रहता था, ना खाने का ध्यान रहता था, बस पूरी तरीके से जुनून था कि करना है तो सेफ शॉप करना है। सुबह 6-7 बजे मैं घर से निकलता था, रात में लौट करके आता था, लेकिन काम हो रहा था, काम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक ही लेग में काम चल रहा था। लेकिन मुझे कहीं से सिखाया गया था, देखो मेरे पूरे मैसेजेस को आप समझने की कोशिश करना कि हमारी जिंदगी में यदि आप देखोगे तो सिर्फ विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है जो हम लेकर के चले थे, और उस विश्वास की दम पर आज हम इस लेवल पर आपके सामने खड़े होकर के आपके सामने बातचीत कर रहे हैं। और ये जो विश्वास है, ये विश्वास आपका अपना ही होगा तो हो सकता है। हम सिर्फ बात कर सकते हैं, विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम अपने जेब से निकालें और आपके जेब में डाल दें कि चलो ये रहा विश्वास, अभी आप विश्वास कर लो। हर आदमी के बिलीफ का लेवल जो है बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है, और बिलीफ ही है जो आपको आगे बढ़ाने वाला है। मैंने वहां पर किसी ने मैंने सिखाया था कि जब आप अब आपकी लिस्ट खत्म हो गई है, आप जितने भी लोगों को कांटेक्ट कर सकते थे, सारे लोगों को, मोहल्ले पड़ोस में सबको आपने इस बिजनेस को शेयर कर चुके हैं। जो आ सकते थे वो आ गए हैं, और जो नहीं आ सकते थे अभी भी आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपको अपनी सेकेंड लेग चलानी है। तो मैं वहाँ पर प्रेजेंटेशन लेता था, हमारे यहाँ संडे को जो है प्रेजेंटेशन होते थे, और संडे को मैं बढ़िया टाई वगैरह पहन करके निकला। तो वहाँ पर हमें एक सिखाया गया था कि भाई 3 फुट रूल के बारे में ये बताया गया था कि 3 कदम आगे, 3 कदम पीछे, 3 कदम दाएं, 3 कदम बाएं। आपके इस घेरे में कोई भी व्यक्ति आता है तो आपको तो स्माइल देनी है, उससे कांटेक्ट बनाना है, उसको अट्रैक्ट करना है, उसके साथ में कैसे आप कांटेक्ट बना करके बातचीत शुरू कर सकते हो, वो पूरी स्किल्स यदि आप डेवलप कर लेते तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि प्रॉस्पेक्ट कहीं और नहीं है, प्रॉस्पेक्ट आपके आसपास ही कहीं पर है, बस उनको कांटेक्ट करने की आपकी स्किल्स डेवलप करनी है।
तो मैं उस समय बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर था, कोई भी व्यक्ति आता था मैं बिल्कुल उनसे मिलने के लिए तैयार रहता था। एक संडे का दिन था, आप देखो इस पूरे इंस्टेंसेस में आप देखना कि कैसे स्थिति बदलती है। संडे का दिन था, एक्साइटेड होकर के करीब करीब मैं 12 बजे अपने घर से निकला। 2 बजे हमारा जबलपुर में प्रेजेंटेशन था और मैं बड़े टेंशन में था। जिस आदमी की एक लेग ना चले और एक लेग बहुत बढ़िया दिल्ली से कलकत्ता तक पहुंच जाए तो टेंशन रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि आप घर वालों को भरोसा दिला रहे हैं कि आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, आप दूसरे लोग आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं कि देखो सक्सेस होता कि नहीं है, और कुछ लोग तो मान करके बैठे कि अनसक्सेस हो जाएगा तो उस दिन हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, कुछ लोग बैठे रहते हैं। वैसे ही मेरे दिमाग में चल रहा था। जब मैं घर से निकला तो मेरी उस समय एक गंदी आदत थी, मैं सिगरेट पिया करता था। तो घर से निकला खाना खा के, जो लोग सिगरेट पीते हैं कुछ नशा पानी करते हैं उनको पता है कि यदि टैबको वगैरह लेते हैं ना तो खाना खाने के बाद उसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं भी अपने घर से निकला और एकदम तयशुदा जो जगह थी वहां आकर के उस पान की दुकान पर आकर के मैं जाकर के खड़ा हुआ, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। और दिमाग में क्या चल रहा था कि यार कहाँ से प्रॉस्पेक्ट मिलेगा, मेरे को प्लान लेना है, प्रॉस्पेक्ट कहाँ से मिलेगा, प्लान लेना है। मैं दुनिया को तो प्लान दिखा रहा हूँ, मेरा कोई प्रॉस्पेक्ट है नहीं। अंदर से ये पूरी एक हलचल मची हुई थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि मैं कंप्यूटर का काम करता था, वो पान वाले को पता था, क्योंकि हमारे जबलपुर के जो पान वाले हैं ना वो बहुत जल्दी दोस्ती भी कर लेते हैं, और आप एक ही जगह बार बार जाते हो ना तो सारी चीजें पता हो जाती है। उसको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर का काम है। तो वो ये बोला था कि अभी 1 घंटे पहले कोई लड़का आया हुआ था, मैंने उसको बोला दोबारा से आने को, मुझे पता है कि आप आने वाले हो। तो उस लड़के को आज फ्लॉपी डिस्क की जरूरत है, उस समय फ्लॉपी की जरूरत पड़ती थी। वो जो लड़का था वो इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का था, और वो लड़का जो है उसको कुछ अपना थीसिस करना था, कंप्लीट करना था, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी फ्लॉपी डिस्क की। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। और थोड़ी देर जब वेट किया तो वो लड़का आ गया। तो वो बोला कि मेरे को ये चीज की जरूरत है, क्या आप अपने इंस्टीट्यूट से दे सकते हो, क्या अपने ऑफिस से दे सकते हो क्या? अब आप सोचो कि आपके दिमाग में यदि प्रॉस्पेक्ट घूम रहा है, उस समय कोई भी व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेगा तो आप क्या करोगे? है ना, आपको तो यही लगेगा कि कैसे मैं सक्सेसफुली उसको इनवाइट कर लूं और उसको प्लान दिखा लूं। तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था, मैंने जो कुछ भी सीखा हुआ था इनविटेशन का तरीका, वो सारा का सारा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने यही बोला कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और ये ऑनलाइन बिजनेस है। जो भी मैंने सीखा था उसको सक्सेसफुली इनवाइट करने की कोशिश की, और ऐसा कुछ रहा कि वो सक्सेसफुली इनवाइटेड हो गया, ये समझ लो। अच्छा, वो क्या बोलता है कि यार मेरा एक दोस्त है कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, क्या मैं उसको बुला सकता हूँ क्या? आप एक को ढूंढ रहे 2 मिल जाएंगे तो आप क्या बोलोगे? कुछ हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? मैंने बोला भैया बुला ले यार, जल्दी बुला ले। मैं भी एक्साइटेड हो गया कि मैं एक को इनवाइट कर रहा हूँ, दूसरा बोल रहा कि मैं लेके आ जाऊँ। मैंने बोला भाई लेके आ जा, और वो लेकर के आया। उस दिन करीब 50, 60, 70 लोग जो भी रहे होंगे, मैंने किसी को भी नहीं देखा, पूरा प्लान, वो 2 लोग बैठे थे उनको पूरा प्लान दिखा दिया, पूरी जान लगा दी जो कुछ भी मैंने सीखा था। और उसका इम्पैक्ट ये आया कि एंड में जो व्यक्ति अपने दोस्त को लेकर के आया था, तो जिसको मैंने ओरिजिनली इनवाइट किया था, वो इस बिजनेस में नहीं आया। हेलो, लेकिन वो जिसको लेकर के आया था वो इस बिजनेस में ज्वाइन कर गया। हेलो, मैं इस बिजनेस को इसलिए मैं इसको संभावनाओं का बिजनेस बोलता हूँ। कौन सा बिजनेस है ये? कब कौन सी संभावना बनेगी, कौन आदमी आपके जीवन में आएगा, कहां से ज्वाइन करेगा, क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं पता। और उस व्यक्ति ने ज्वाइन किया, और वो व्यक्ति के कांटेक्ट थे आर्मी में मिस्टर अवस्थी थे, वो आए उनके माध्यम से। अवस्थी जी जब आए तो उनकी भी लिस्ट खुली, और उस लिस्ट में आर्मी के एक व्यक्ति थे जो आपने भी नाम सुना होगा, मिस्टर ओम प्रकाश। हेलो, ओम प्रकाश, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और ओम प्रकाश जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से मेरे को पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और जो बिजनेस चला कि आज तक कभी भी संजय जैन के, मतलब ये समझ लो कि बिजनेस करियर में ऐसा कोई वीक ना गया होगा कि मेरे घर पे चेक ना आया हो। और पिछले करीब 15 सालों से मेरे कैबिन पर मैं बैठा हुआ और कैबिन का मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इस बिजनेस में 20 साल हो गए, लेकिन पिछले 15 सालों से लगातार मैं कैपिंग पर हूँ। अभी तो हमको अपना लैपटॉप भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता है
क्योंकि बिजनेस करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपका बिजनेस आपके भी कंट्रोल में नहीं रहने वाला। वैसे ही कुछ हमारे साथ में हुआ। लेकिन पूरे इस यदि सिनेरियो में देखेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, उसमें वर्षा का बहुत बड़ा रोल था, हमारे बच्चों का, फैमिली का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन वर्षा जरूर बताएगी कि बीच में जब मैं बाहर रहता था तो हम लोगों ने मिलकर किस तरह से बिजनेस को किया है। वर्षा आपके साथ कुछ चीजें शेयर करेगी। जब हमारा बिजनेस चलने लगा और सर को तो बिल्कुल लगन लग गई थी, तो घर में पैर टिकते ही नहीं थे ना। अब सारी जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी थी। तो बिजनेस को मुझे पूरा सर ने समझा दिया था, मैं भी साथ में जाती थी, तो मुझे बिजनेस का पूरा नॉलेज हो गया था। तो मुझे पूरा विश्वास था कि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा, बहुत अच्छा है। तो अभी जिम्मेदारी अलग अलग हम दोनों को ले लेना चाहिए। तो सर जाते थे नेटवर्क में बाहर और मैं रहती थी जबलपुर में ही और घर में रहती थी। जैसे जैसा इंस्ट्रक्शन देते थे वैसा वैसा मैं कर लेती थी। उस समय बच्चे मेरे बहुत छोटे थे और उन बच्चों को भी मैं मतलब घर में हमारे सास ससुर के पास छोड़कर चली जाती थी। और सर बोलते थे कि आज संडे का प्रेजेंटेशन है, जहाँ भी प्लान हो रहा है वहाँ तुमको जाना है और अपनी टेस्टिमोनी देना है। तो मैं अपने छोटे बच्चे को कार में बिठाकर जाती थी, वो लोग मुझे लेने आ जाते थे और मैं शाम का समय रहता था, जो भी टाइम रहता था प्लान के बाद, मैं अपनी टेस्टिमोनी देने के लिए जाती थी और ये बताती थी कि इस वीक का चेक कितना बना है। तो उस समय जबकि हम छोटे लेवल पे थे, यही पर लेवल पे धीरे धीरे बढ़ रहे थे स्टेप बाय स्टेप, तब पर लेवल की बात है। तो मैंने गई और वहाँ पर अपनी टेस्टिमोनी दी कि अभी इस वीक का चेक हमारा 40,000 का बना है कि 50,000 का बना है। इस तरह से मैंने वहाँ देकर मैं ये काम करके आ जाती थी। लेकिन चैलेंजेस ये आते थे कि बच्चे छोटे थे, कभी बीमार पड़ गए, कभी कुछ हो गए, तो बड़ी मतलब समस्या सी लगती थी, जैसे आप लोग भी फेस करते हैं कि भाई बच्चे हैं तो वो उनका स्कूल में भी देखना है। तो जो पीटीएम होती थी उसमें मैं जाती थी ज़्यादातर। कई बार टीचर बोलती थी कि इसके फादर क्यों नहीं आते हैं, तो मैं बोलती थी वो बिजनेस के काम से बाहर गए, बोले साल में एक बार तो आना चाहिए। इस तरह से कभी बच्चे बीमार हो जाते थे। तो एक बार की बात तो ऐसी है कि बच्चे इतना बीमार पड़ गया और सर थे वहाँ पर, और उसको जब हॉस्पिटल में हम लोग लेकर गए, बच्चे को डायरिया हुआ था और बहुत हालत ख़राब थी। जब उसको दिखाने के लिए लेकर गए, मैं लेकर गई तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो एडमिट करना पड़ेगा। मैंने फ़ोन किया, सर आए 2 मिनट के लिए, डॉक्टर से बात किए। डॉक्टर बोले कि आप लोग यहीं रुकिए और इसको अभी ज़रूरत है, आप देखिए, मैं देखता हूँ और एडमिट करते हैं, फिर बताते हैं। आप दोनों जब तक यहाँ रहिए और बच्चे का देखभाल कीजिए। तो सर बोले कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, मेरा प्लान है, अभी मुझे प्लान लेना है, प्लान का टाइम हो रहा है और तुम यहाँ पर रहो और उसको देखो। अभी तो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर को देखना है, मेरा तो कोई काम है नहीं। तो वहाँ से कोई डॉक्टर वहाँ से बात करके फिर बोले कि भाई आप कैसे पिता हैं, आपको लग नहीं रहा कि मेरा बच्चा इतना बीमार है, मुझे उसके पास रहना चाहिए, आपको अभी अपने जाने की पड़ी है। तो उस समय सर ने क्या जवाब दिया? सर ने जवाब दिया कि मैं तो अपने बच्चे की खुशहाली के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही बाहर जा रहा हूँ, कुछ कमा के लाऊंगा, लेकिन मैंने तो आपके ऊपर विश्वास किया ना, यहाँ मेरा क्या काम है? आप उसका इलाज करेंगे, आप उसको देखेंगे, मैं तो निश्चित होकर जा सकता हूँ, आपको बच्चे को देखना है, मेरी वाइफ है वो ध्यान देगी। तो सोचिए सर का कितना जुनून था, कितना ध्यान था कि उनको इस बात का मतलब बुरा नहीं लगा। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था कि सही में बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, ये क्या जरूरी काम है। लेकिन ऐसे उस समय हम लोगों ने जो डिसीजन लिया, जो सर की बातें थी कि नहीं, जुनून जो था उनका काम के प्रति, तो उन्होंने ऐसे बताया, तब उनको डॉक्टर को भी लगा कि हाँ बात तो सही है। उन्होंने इस बहाने मतलब अपने बच्चे की सेहत के साथ साथ उसकी खुशहाली के साथ साथ डॉक्टर को भी समझा दिया कि देखना आपको है, आपके पास मैं लेके आया हूँ, ना कि हमें यहाँ रह के क्या कर लेंगे, दवाइयाँ तो आप ही देंगे ना।
तो ये एक देखो, जब जीवन में आप काम करना शुरू करते हैं ना, तो लोग आपको क्या बोलते हैं कि आप बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे हो। उस समय हमें भी ये उलाहना मिलता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हम बच्चों का ध्यान रखने के लिए, बच्चों की अच्छी जिंदगी बनाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और आज हमारे बच्चे जिन चीज़ों को एंजॉय कर पा रहे हैं, आज वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, बढ़िया हायर एजुकेशन उन्होंने फॉरेन से लिए है, उन्होंने अपना मास्टर्स इन मैनेजमेंट जो है सिडनी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। लेकिन यदि हम वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते और बच्चों के इमोशंस में चले जाते तो क्या होता, आज ये स्थिति पर पहुँचते क्या? तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हर इंसान के इस लेवल पर, जिस लेवल पर आप काम कर रहे हो, सबके चैलेंजेस आने वाले हैं। लेकिन उन चैलेंजेस से कैसे आउटकम करेंगे, उसी में आपका ये बिजनेस का सीक्रेट छुपा हुआ है। यदि आप कमिटमेंट के साथ में टिके रहते हो, लगातार काम करते रहते हो, कमिटमेंट दिखाते हो, तो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। दो बातें आप देख सकते हो, बल्कि तीन बातें देख सकते हो कि बिलीव रहेगा, आपका फेथ रहेगा, तब आप इस बिजनेस में स्टे करने वाले हैं। हमें पूरा फेथ था इस बिजनेस पर, हमें कभी भी दिमाग में नेगेटिव बात नहीं आती थी। तो पहली बात है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, और बिलीव आपका अपना खुद का होगा। दूसरी बात, इस बिजनेस में किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है, किसी स्किल्स की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना एक माइंडसेट बना करके इसमें टिके रहने की जरूरत है। इसमें ये बिजनेस संभावना का बिजनेस है। यदि लगातार काम करते रहेंगे तो लोग आपको मिलते रहेंगे। लोग कब कहां कैसे मिलेंगे आपको पता नहीं है, लेकिन इसी दुनिया में हजारों डायमंड छुपे पड़े हुए हैं, उनको ढूंढने का काम सिर्फ आपका है। आप यदि ढूंढते रहेंगे तो आपके जीवन में सारी चीजें आएंगी। और तीसरी बात यह है कि आपको कभी भी इतनी भी चैलेंजेस आएंगे, आपको नेगेटिव नहीं होना है, और क्विट करने की बात तो आपको कभी भी जिंदगी में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस अभी मैं वर्षा मैडम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस बिजनेस में थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें बताओ कि आज हम इस बिजनेस को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, हम कितने सिक्योर्ड हैं और कितनी स्टेबिलिटी के साथ में हम अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से बढ़ा पा रहे हैं। वो थोड़ा सा कुछ बताओगे तो लोगों को पता चलेगा कि आज इस लेवल पर आने के बाद में फाइनेंशियली हम कितने सेफ एंड सिक्योर्ड हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जल्दी में बहुत बढ़िया तरीके से थोड़ा सा कुछ चीज़ें जरूर शेयर करें। तो ये जो जिंदगी हमको मिली है वो किस कारण मिली है? शेफ शॉप के कारण मिली है। और शेफ शॉप जिंदगी में जो जीने का मजा आ रहा है वो हम अभी मतलब पिछले 20 साल से इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो शेफ शॉप के कारण ही हमें अपनी डिसीजन लेने की क्षमता विकसित हो गई। ऐसे इंसिडेंट आए हमारे घर में कि हमारे ससुर जी एक बार बीमार हो गए, और पहली बार बीमार हुए तो एकदम समझ में नहीं आया। रिटायरमेंट के बाद उनका अटैक आ गया, और अटैक आया तो ऐसे समय सभी लोग पहली बार जब बीमार होता है आदमी बहुत घबरा जाता है। तो हमने सर ने एकदम से जब जैसी खबर मिली तो सर कहीं बाहर नेटवर्क में थे, वहाँ से फटाक से उन्होंने फ्लाइट ली और जल्दी से आए, उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर ने बोला, उस समय हम लोग नागपुर में थे, तो उन्होंने बोला कि इनको है ना हैदराबाद ले जाना पड़ेगा और बाईपास करानी पड़ेगी। तो हमारे सर ने बिल्कुल मतलब कोई देर नहीं की, उन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि हमारे पास रेगुलर आने वाली इनकम थी, तो हमें डिसीजन लेने में देर नहीं लगी। सर ने फटाफट डिसीजन लिया, तुरंत फ्लाइट की टिकट कराई, हैदराबाद ले गए, उनका बाईपास सर्जरी कराई, और आज वो 85 इयर्स की एज में भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो और आज उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। इसी तरह बच्चे जैसे जैसे ग्रो कर रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो शेफ शॉप कंपनी के कारण हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम रेगुलर इनकम होने के कारण हम लोगों ने बहुत अच्छे डिसीजन लिए। शुरुआत में तो छोटी क्लास में बच्चे साधारण स्कूल में पढ़ा करते थे, उसके बाद हमने उन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाला, नागपुर की बढ़िया स्कूल में डाला, जैन इंटरनेशनल में डाला, डे बोर्डिंग में जाता था बच्चा, तो मैं भी सबके साथ में बिजनेस में साथ दे पाती थी। उसके बाद में बड़ा जब बच्चे 10th में आए और बड़े हुए तो उनको आगे भी हमने बेंगलोर जैन इंटरनेशनल में डाला, वहाँ बोर्डिंग स्कूल में बेटा पढ़ा, फिर आगे पुणे में पढ़ा, बोले हम नागपुर में नहीं पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ों के लिए मतलब पैसा तो बहुत लगता ही है ना, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती थी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे पास शेफ शॉप कंपनी से रेगुलर आने वाली इनकम थी। थैंक्स शेफ शॉप। बच्चों ने
पुणे में इंजीनियरिंग की। वहाँ से जाने के बाद, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बोला कि पापा हम, बल्कि बच्चों को संजय जी ने ही मोटिवेट किया कि बेटे अभी तुम जॉब अब मत करो और आगे पढ़ाई कर लो। बोले नहीं हम पढ़ाई जॉब करेंगे। बोले फिर बाद में पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता, अभी मौका है, तुम यदि फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हो तो मैं वह भी खर्च उठाऊंगा। और उन्होंने वहाँ बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजा। मेरे दोनों बेटे ऑस्ट्रेलिया में MIM उन्होंने मास्टर्स डिग्री की और दोनों आज बहुत बढ़िया जॉब में हैं। बहुत खुशी से दोनों भाई साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बल्कि एक बेटे की मेरी शादी भी हो गई है। और तो ये सारे जो डिसीजन हैं, हम लोगों को जो बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, नहीं तो हम सोचते हैं कि बच्चे अपना डिसीजन क्या लें, हमें उनके डिसीजन जो भी काम करना चाहते हैं बच्चे आगे, तो हम उनको डिसीजन लेने में उनको मदद कर सकते हैं। और संजय जी ने वैसी मदद करके आज अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी भविष्य एकदम उज्जवल बना दिया। तो थैंक्स बच्चे जब हमारे छोटे ही थे तब भी वो उनमें कैसे गुण आ जाते हैं। ये देखिए कि जब एक समय था जब सुनामी आई थी, उस समय हमारा बिजनेस शुरू ही हुआ था, 4-5 साल हुए होंगे। और उस समय जब चैरिटी करने की बात आई तो हमारा छोटा सा बेटा वो देख रहा था टीवी में कि प्रधानमंत्री योजना में लोगों की मदद करने के लिए स्क्रिप्ट चलती है ना कि आप भी मदद कीजिए। तो वो चैरिटी करने के लिए जो स्क्रिप्ट चल रही थी उसमें बेटा बोला कि पापा क्या मैं अपन भी इसमें चैरिटी कर सकते हैं। तो संजय जी बोले हाँ बेटा क्यों नहीं। बोले जाओ कितनी करना है। अपन 1 लाख रुपए भी कर सकते हैं। हाँ बेटा 1 लाख रुपए भी कर सकते हैं। तो उन्होंने फट से लैपटॉप मंगाया और तुरंत 1 लाख रुपए PM योजना में ट्रांसफर कर दिए। तो वो जो स्टैंड था, जो उसमें वो गुण थे कि चैरिटी भी करना चाहिए। यदि आज हमारे पास पैसा है तो हमारे में ये ताकत है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। उस पैसे का कैसे सदुपयोग करना वो उस बच्चे ने उस छोटे से समय में सीख लिया था और उसको प्रेरित किया संजय जी ने कि हाँ बेटा मैं करता हूँ। आज बच्चे हमारे किसी भी चीज़ में फटाक से कोई भी चीज़ करना रहा तो उनमें ये गुण आ गया सेफ कंपनी के कारण।